नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश भर में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में इस कदर हालात बिगड़ चुके हैं कि स्थिति संभल नहीं पा रही है। मुंबई की बात हो या फिर किसी भी शहर या फिर अन्य राज्य की, देश में हर किसी को इंतजार है इन परिस्थितियों को सुधारने का, लेकिन रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट काफी गहराता जा रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि कुछ अस्पताल ऑक्सीजन संकट के चलते नए मरीजों की भर्ती तक नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कुछ अस्पतालों में अगले 1.5-2 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है। ऐसी स्थिति में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखकर उनसे मदद की गुहार लगाई है। सिसोदिया ने बताया कि कैसे दिल्ली में ऑक्सीजन को आने से पड़ोसी हरियाणा और यूपी की तरफ से रोका जा रहा है, लेकिन सवाल फिर भी वही है, कैसे बचेगी सांस। चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनूप कुमार एचओडी हैं न्यूरोलॉजी के। डॉक्टर अनूप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर अशोक सरवार, अध्यक्ष हैं आईएमए के। डॉक्टर सरवार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनूप, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि देश में हालात ऐसे हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। अब हर किसी को आस है कि सांस बचाने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। आपका रिएक्शन? इस समय देश में नेशनल मेडिकल इमरजेंसी लगी हुई है और हम देख रहे हैं, हमने देखा कि 1 लाख जो पेशेंट आए वो 1 महीने में आए, 1 से 2 लाख जो है 10 दिन में बढ़े और 2 से 3 लाख हमारे 6 से 8 दिन में बढ़ गए। और हमारी पॉजिटिविटी रेट अगर हम दिल्ली की बात करें तो उस समय 31% क्रॉस कर चुकी है। तो डेफिनेटली अगर हम अभी एक तरफ देखें कि जो माइल्ड सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक अभी भी 85 से 90% ही हैं, एंड जो सिम्टोमेटिक हैं ये जिनको एडमिशन चाहिए वो सिर्फ 10% ही हैं, लेकिन क्योंकि नंबर एब्सोल्यूट नंबर बढ़ गया है इसलिए हमारी जरूरत एकदम से आन पड़ी है कि नंबर ऑफ बेड, ऑक्सीजन एंड दवाइयों की बढ़ गई है। इस समय डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन है सभी हॉस्पिटल्स के लिए, चाहे वो किसी भी राज्य के हो। हमें जरूरत है कि हमें एक रैशनल यूज करना है अपने रिसोर्सेज का। जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, जिनको एडमिशन की जरूरत है, उन्हीं को अस्पताल में भर्ती किया जाए जी। और जिनको जरूरत नहीं है वो घर पर ही आइसोलेट कर सकते हैं। इसको हम 3 टायर सिस्टम की बात यूज करते आ रहे हैं। 1 साल पहले जो हमने स्टार्ट किया था हमारी सरकार ने कि उसको कोविड डे सेंटर बोलते हैं, जहाँ पर हम पेशेंट्स जो एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टोमेटिक होते हैं उनको हम आइसोलेट कर देते हैं। देन कोविड हेल्थ सेंटर होता है जहाँ पर सिम्टम्स थोड़े से बड़े जिसमें ऑक्सीजन देना पड़ सकता है तो वो हम कोविड हेल्थ सेंटर में दे सकते हैं। और अगर पेशेंट को इन्फेक्शन बढ़ जाए, सिवियरिटी बढ़ जाए तो हम उनको कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देते थे। तो ये 3 टायर सिस्टम अगर हम फॉलो करते हैं तो इस तरह की हालात से बच सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि किसी पेशेंट को जरा सा भी इश्यू होता है तो सीधा ही बड़े अस्पताल में चला जाता है। इससे क्या हो रहा है कि जिन पेशेंट को एक्चुअली जरूरत है ऑक्सीजन की और एक्चुअली केयर की जरूरत है उनको बेड नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए हमें एक रैशनल यूज करना पड़ेगा रिसोर्सेज का, तभी इस महामारी और मेडिकल इमरजेंसी से हम जीत सकते हैं। डॉक्टर सरवार, एक दिन में 3 लाख को पार कर चुका है कोरोना केसेस का आंकड़ा। बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा चिंता का विषय, पहली बार ऐसा देश में हो रहा है। ये पर डे 3 लाख से ज्यादा केसेस आ गए हैं अब आज की डेट में, और ये अगले 2-3 हफ्ते में और बढ़ सकते हैं। जैसे कि अनुमान है 30 अप्रैल तक पीक होगा या उससे 2-4 दिन और जाके अब पीक होगा। तो ऐसे में ऐसे है 85 to 90% पेशेंट को कोई हॉस्पिटलाइजेशन की या कोई ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा विगरस ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। और ऐसे में पेशेंट को ये चाहिए कि अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें पल्स ऑक्सीमीटर लेके। अगर 94 से कम जाता है या 90 से कम जाता है तो ही उनको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। ऐसे में हॉस्पिटल के ऊपर बर्डन पड़ता है और वो अपने घर पे रह के अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आइसोलेशन ले सकते हैं। आइसोलेशन में ये है कि उनका बाथरूम अलग होना चाहिए और बाकी फैमिली मेंबर से बिल्कुल अलग वो उसके कमरे में रहें,
जो कि वेल वेंटिलेटेड रूम हो, वो अपने भांडे वगैरह अलग यूज करें। और ऐसे में जो हॉस्पिटल, अब देखो ये ऑक्सीजन की जो आपने प्रॉब्लम बताई है, 1 लाख से 3 लाख केस हो गए इंडिया में, तो ये तो डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। तो अगर ज्यादा पेशेंट होंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए हमारे हॉस्पिटल ओवरबर्डन्ड है, ओवर स्ट्रेच्ड है। तो इसके लिए आम पब्लिक को भी ये चाहिए भी अपना पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करें, या अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा फीवर हो, डायरिया हो या खांसी या ऑक्सीजन लेवल कम हो, उसके विदाउट हॉस्पिटल पे बेड लेने की कोशिश ना करें, ना जाएं। और यही मेरी सलाह है, ताकि गवर्नमेंट को भी इससे अच्छी प्लानिंग हो सकेगी। डॉक्टर अनूप, लगातार जो केसेस हैं हॉस्पिटल्स में वो आ रहे हैं, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो रही है और भीड़ उससे कहीं ज्यादा आ रही है। ना तो ऑक्सीजन है, ना तो बेड्स हैं। कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ हॉस्पिटल की तस्वीर ऐसी सामने आ रही है जहां पर फर्श पर नीचे पड़े हुए हैं मरीज। कैसे आप लोग हैंडल करते हैं उस परिस्थिति को? बिल्कुल, इस समय परिस्थिति काफी गंभीर है और भारत सरकार ने बिल्कुल वार फ्रंट के ऊपर तैयारी फिर से जो है हमने स्टार्ट कर दी है। अभी हम देख रहे हैं कि डीआरडीओ ने भी 1000 बेड का वेंटिलेटर एक अस्पताल तुरंत स्टार्ट किया है। अभी दिल्ली सरकार के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अस्पताल हैं उसमें 80 to 90% बेड्स को रिजर्व कर दिया गया है कोविड पेशेंट के लिए। और इसके साथ साथ जो है कई और जो प्लेसेस हैं उनको भी कन्वर्ट किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स में तब्दील किया जा रहा है। तो डेफिनेटली इस समय सरकार अपना काम कर रही है, जनता भी अपना काम करे, और सभी जो हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं आगे आकर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया, सबको मिलकर एक दूसरे की हेल्प करें, क्योंकि ये समय है एक दूसरे की हेल्प करने का। जो भी हेल्प हो सकती है वो करें, क्योंकि तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। डॉक्टर अशोक, लॉकडाउन कई जगह पे लगा हुआ है, चाहे वो दिल्ली की बात हो या फिर कुछ अन्य राज्यों की बात है। क्या समाधान है ये, या फिर चेन जो है कोरोना की वो कुछ हद तक टूट सकती है लॉकडाउन से? तक तो देखो लॉकडाउन हेल्प करेगा, पर इसमें लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत फॉलो करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे कि मास्क, आपने देखा होगा लोग मास्क पहनना बंद कर दिया, और ये सैनिटाइजर यूज करें, और अपने जो घरों को वेल वेंटिलेटेड रखें, अपना अच्छा खुराक खाएं, और अब थोड़ा बहुत व्यायाम करें, सैर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत योगिक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो ऐसे में जो वायरस है, अब जो सेकंड वेव आई है, वायरस म्यूटेट करता है। तो अब ये सेकंड वेव जो आई है, ये थोड़ा उसकी वजह से आई है, जैसे वो वायरस म्यूटेट किया है, और लोगों का और ना एप्रोप्रिएट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने की वजह से ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसे ऐसे में गवर्नमेंट को मजबूरी से लॉकडाउन लगाना पड़ता है। हालांकि लॉकडाउन बहुत ज्यादा इफेक्टिव परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, पर फिर जैसे कि दिल्ली में या और हॉस्पिटल्स के ऊपर ओवर स्ट्रेच हो गया, तो उसमें थोड़ा कमी आने में इसके लॉकडाउन से कुछ फायदा तो होगा जरूर। डॉक्टर अनूप, हम देख रहे थे अक्टूबर नवंबर का जो समय था, नवंबर दिसंबर का जो समय था, उस समय थोड़ी राहत सी मिल गई थी कोरोना की वजह से। ऐसा लगने लगा था कि कोरोना लगभग खत्म होने वाला है, और वैक्सीन भी लगभग आ ही चुकी थी। हालांकि वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ था, लेकिन लगने लगा था कि कोरोना लगभग खत्म हो चुका है। अभी हम लगभग पिछले महीने से देख रहे हैं बहुत ज्यादा ये जो लहर है वो बहुत तेज रफ्तार से, एक तरीके से कहा जाएगा, बढ़ रही है। इसका जो कारण है पीछे का, आपको क्या लगता है, एकदम से बढ़ जाना? बिल्कुल, ऐसी महामारी 1918 में जो इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक संसार में आया था, उस समय भी ऐसा था कि जो फर्स्ट वेव आई, तो सेकंड वेव जो है पहली वेव से ज्यादा घातक थी, उसके बाद थर्ड वेव भी आई। तो ये जो इस तरह के जो वायरस होते हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं, ये इस तरह वेव में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए सरकार को अंदेशा तो था कि सेकंड वेव आएगा, पर किसी को ये अंदेशा यही नहीं था कि इतनी स्पीड से एकदम से आ जाए। इसीलिए थोड़ा सा एकदम से जब सडन बर्डन पड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हमें कुछ तकलीफें सामने दिख रही हैं, ऑक्सीजन सप्लाई या दवाइयों की कमी दिख रही है, बेड की कमी दिख रही है। लेकिन एक बात पे मानना पड़ेगा कि इस समय 2 एक्शन की जरूरत है, एक इमीडिएट एक्शन, एक लॉन्ग टर्म एक्शन। हमें सबसे पहले सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को लिमिट करना पड़ेगा, ताकि हमारे पेशेंट्स के जो नंबर है वो कम हो जाए। उसका एकमात्र उपाय है मास्क पहनना। मास्क में भी मैं बताना चाहूंगा, सिंगल लेयर और मास्क से कुछ नहीं होगा। डबल लेयर मास्क जो कपड़े का हम यूज कर रहे हैं,
वो आम जनता डबल लेयर शुरू कर दे, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, हर जगह डबल मास्क पहन के रहना पड़ेगा। तो हेल्थ केयर वर्कर से उनको N95 मास्क पहनना पड़ेगा। ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2, हमें वैक्सीन को और रैंप अप करना है, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ताकि हमें 6 मंथ डाउन द लाइन हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो जाए, ताकि तब हम जाके कह सकते हैं कि थर्ड वेव आ सकती है, वो इतनी ज्यादा गंभीर नहीं होगी जैसी सेकेंड वेव आई। मास्क की आप बात करें कि मास्क पहन कर रखें जितना ज्यादा हो सके, अगर हो सके तो डबल लेयर का मास्क पहने या फिर डबल मास्क पहने। अब चल ये रहा है कि सुनने में आ रहा है ये वाली जो पीक है ये ऐसा कोरोना है जो कि सिर्फ टच करने से नहीं फैल रहा बल्कि हवा से भी फैल रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है? देखिए, एक अभी जो स्टडी है ये लैंसेट की, इसमें काफी 3 बड़े जो कंट्रीज हैं उनके साइंटिस्ट ने इसमें भाग लिया था, और उसमें पाया गया है कि 2 तरह से इन्फेक्शन फैल रहा है। जब हम छींकते खांसते हैं तो एक बड़े साइज के ड्रॉपलेट्स बनते हैं, जो 2 गज की दूरी जो हम बात कर रहे थे उससे ज्यादा नहीं जा सकते। इसलिए हम बात कर रहे थे कि 2 गज की दूरी रखें ताकि वो ड्रॉपलेट्स से ज्यादा आगे न जा पाए। तो वो थे 5 माइक्रोन से ज्यादा। तो सेकेंड जो उन्होंने देखा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो था एरोसोल। जब मैं सपोज एक इंसान जो इन्फेक्टेड है वो बोल रहा है, बोलने से भी एरोसोल जनरेट हो रहे हैं, और ये 5 माइक्रोन से कम है, और ये कितनी भी दूरी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें 2 गज की दूरी कोई लिमिटेशन नहीं है। इसलिए बोला जा रहा है कि अब ये एयरबोर्न माना जा रहा है। एंड इसीलिए आप देख रहे हैं कितनी बहुत ही संक्रमण रेट स्पीड से बढ़ गई है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारा मास्क डबल हो, प्रॉपर लगा हो, क्योंकि एकमात्र उपाय इस समय मास्क ही है। हाथ धोते रहे वो एक अलग चीज है, बट इस समय मास्क इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम इसको संक्रमण को रोक सकते हैं। डॉक्टर अशोक, जो डॉक्टर अनूप जो जिस बात को कह रहे हैं मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि मास्क हो तो डबल लेयर का हो, लेकिन आजकल हमें देखने को मिल रहा है, हम बाहर देख लेते हैं, कभी भी लोग चल रहे हैं, रास्तों पर चल रहे हैं, या तो उनका मास्क जो होता है सिंगल लेयर का होता है, या फिर अगर लगाया होता तो मास्क के भी बहुत तरीके लोगों ने सीख लिए हैं। मास्क नाक से नीचे लगाया होता है या फिर सिर्फ गले में टांगा होता है, लेकिन वो पूरी प्रॉपर मास्क लगा नहीं होता है। बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल ठीक मैम। ये जो लोग मास्क लगाते हैं वो मैंने देखा है उनके माउथ कवर होता है पर नाक बिल्कुल कवर नहीं होता। ये तो यहाँ से फुल को पूरा टाइट होना चाहिए, और अगर तो N95 मास्क है फिर तो एक मास्क भी काम कर सकता है। पर जैसे कि आजकल लैंसेट में आया है अभी एरोसोल इन्फेक्शन भी है, जी पहले ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते थे, पर ये अब ये रिसर्च पे आया है ये एरोसोल के थ्रू भी फैलती है। अगर 5 माइक्रोन से कम पार्टिकल है तो वो एरोसोल से भी फैलते हैं। तो एरोसोल से मतलब आप हवा में भी वो वायरस है। तो अगर आप कहीं क्राउडेड पहले प्लेस में जाते हैं जो कि वेल वेंटिलेटेड नहीं है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा खतरा है। वो साइडों से आपके हवा अंदर चली जाएगी, जैसे जिससे कि आपको संक्रमित आप इससे इन्फेक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए आप नीचे एक मास्क जो N95 हो और उसके ऊपर एक दूसरा सर्जिकल मास्क या कोई कपड़े का मास्क भी लगा सकते हैं, ताकि वो हवा भी अंदर ना जाए नाक पे और मुंह पे अंदर। और ये मैं आम देखता हूँ, टीवी पे देखता हूँ, बाहर देखता हूँ, पेशेंट मेरे पास आते हैं वो मुंह पे लगाया होता है और नाक पे लगाते नहीं, उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए डबल मास्क आज की डेट में काफी मैंडेटरी है फॉर क्राउडेड प्लेस। और थ्री चीज मैं कहूँगा अवॉइड करनी चाहिए: क्लोज स्पेसेस, क्राउडेड प्लेसेस एंड कॉन्टैक्ट। तो ये जो है हमें बीमारी से बचने के लिए मदद करेंगी। और आप जो वैक्सीन आई थी बिल्कुल हमारे जनवरी बिल्कुल में, आपको रोकूंगी, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, और ब्रेक के बाद तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है ताकि आप लोग जागरूक हो सके। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,
वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना महामारी से पूरे देश में इस समय त्रासदी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। अधिक कोरोना केसेस का होना आज इस बात का घिनौना प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने हिंदुस्तान के स्वास्थ्य ढांचे, स्वास्थ्य व्यवस्था को खाक में मिला दिया है। वैक्सीन की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, अस्पताल बेड की कमी, इंजेक्शन की कमी इस बात का जीता जागता सबूत है कि भाजपा जनसेवा वाली सरकार नहीं बल्कि जानलेवा सरकार है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना कि केंद्रीय सरकार कब जागेगी, वास्तविकता को कब देखेगी, यह दर्शाता है कि भाजपा एक पत्थर दिल और बुज़दिल सरकार है और एक मोटी चमड़ी वाला रवैया है। कोरोना आज जंगल में लगी आग की तरह इसलिए फैल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ध्यान कोरोना से भिड़ना नहीं बल्कि विपक्ष से भिड़ना है और रैलियों में भीड़ जुटाने में लगा हुआ है। भाजपा कोरोना की लड़ाई में ऑक्सीजन सप्लाई करने की बजाय आज आग में घी डालने का काम कर रही है, बंगाल में इलेक्शन रैलियां करवा के। एक तरफ पूरे देश की जनता कोरोना से त्रस्त है, दूसरी तरफ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी मस्त है। मैं समझता हूं कि अब इससे बड़ी आपदा के बारे में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज 3 लाख से काफी ऊपर अगर केसेस हैं और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कई राज्यों में जांच नहीं हो पा रही है। आप दिल्ली में भी अगर शेड्यूल करते हैं तो आपको 5 दिन। दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनूप, ऑक्सीजन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में हालात ये हो गए कि अस्पतालों में बहुत कम ऑक्सीजन बची है। कैसे डॉक्टर्स उस स्थिति में सरवाइव कर रहे हैं और किस तरीके से जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है उनको कैसे संभाला जा रहा है? बिल्कुल, जब कोविड इन्फेक्शन मॉडरेट टू सीवियर होता है तो उसकी लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है सांस लेने की, तब हमें उनको ऑक्सीजन बाहर से लेना पड़ता है। उस समय ऑक्सीजन उनके लिए एक लाइफ सेविंग मेजर होता है और क्योंकि सडनली इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट इतना बढ़ गया है तो इसलिए ऑक्सीजन सप्लाई पे सडनली एक लोड आ गया है। भारत सरकार ने कदम उठाए, जैसे जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन था उसको डाइवर्ट करके मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया गया। 160 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अनुमति दी गई और बाकी सब फेज पैक करके जहाँ जरूरत है वो की जा रही है। तो देखिए ये सब तो एक वॉर लेवल पे हो ही रहा है, लेकिन मैं यहाँ एक बात और अनुरोध करना चाहूंगा कि ऑक्सीजन को ओवर द काउंटर ड्रग मान के घर में ना लगाएं। कई ऐसे लोग हैं, मेरे को पता लगा है, तो घर में सिलेंडर लेकर उसकी ऑक्सीजन लगा के बैठे हैं डर के मारे। लेकिन ऑक्सीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी है। विदाउट सुपरविजन अगर आप लगाते हैं इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो लंग में रप्चर हो सकता है जिसको न्यूमोथेरेक्स बोलते हैं और ज्यादा दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के तो घर में ऑक्सीजन खा जाएं और ऑक्सीजन जो है सिर्फ अस्पताल में ही जरूरत है। ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, बट साथ साथ हमें ऑक्सीजन प्रोडक्शन और बढ़ाना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन हमारी सप्लाई जो है नॉर्मल की तरफ जाने लग जाए। डॉक्टर अशोक, ऑक्सीजन को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से डॉक्टर अनूप अभी भी बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन अपने घर में ले गए और वहीं पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता, डॉक्टर की सलाह नहीं ली, सिर्फ अपने आप ही डॉक्टर बन रहे हैं वो। ऐसे में पैनिक करना बहुत एक ठीक बात नहीं होगी। लोगों को अननेसेसरली अपने घर में ऑक्सीजन स्टोर करनी, जैसे कि हमें पता हॉस्पिटल में जरूरत है, तो ऐसे में तो फिर बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट अभी तो हॉस्पिटल ने ये करा है, अभी इलेक्टिव सर्जरी तो बंद कर दी है, जिससे कि ऑक्सीजन से थोड़ा सा लोड कम पड़ेगा। दूसरा,
ये जो लोग घर पे अपने स्टोर कर रहे हैं ऑक्सीजन, ये तो बहुत गलत, मानवता के अगेंस्ट है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और गवर्नमेंट भी कर रही है अभी जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को दूसरी मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर और ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। तो धीरे धीरे देखो थोड़ा टाइम तो लगता है, व्यवस्था जितनी है इंडिया में, क्योंकि इतने ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं दुनिया में, मेरा ख्याल तो अब नंबर काफी पहले दूसरे नंबर में पहुंच गया इंडिया। 3 लाख से ज्यादा पेशेंट्स को मैनेज करना एकदम 1 लाख कम से भी पेशेंट थे, तो इट इज बहुत डिफिकल्ट काम है। बट अभी धीरे धीरे सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी, ये मेरा मानना है। लेट्स होप आगे ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में अपना सहयोग देना। डॉक्टर अनूप, रेमडेसिविर को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि अपने आप इसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। उनको लगता है कि कोरोना शायद इसी से ठीक हो जाएगा और कोरोना ठीक करने के लिए शायद रेमडेसिविर ही सबसे प्रभावी दवा है। काजल जी, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि रेमडेसिविर एक नॉन स्पेसिफिक एंटी वायरल ड्रग है, जो कि इसको एटीपी एनालॉग बोलते हैं। जब हम इंजेक्ट करते हैं तो वायरस का जो एप्लीकेशन है तो स्लो डाउन कर देता है। लेकिन इतनी 3 बड़ी स्टडीज रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में अभी हाल ही में आई हैं, इसमें बताया गया कि इस इंफेक्शन से ना तो आपकी मौत के जो चांसेस है वो कम होते हैं, ना आपकी सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन होता है। एक स्टडी में जो लेंथ ऑफ स्टे इन द हॉस्पिटल है वो कुछ दिनों के लिए कम हो जाता है। इसलिए हाल ही में WHO ने इसको अपनी रिकमेंड ड्रग की लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन एक्सपेरिमेंटल थेरेपी की तरह जब हम मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन होता है, अर्ली फेज में इसको यूज करते हैं, वो भी सिर्फ विशेषज्ञ की सलाह से। मैं फिर बताना चाहूंगा, कई लोग जो लोग जिनको कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आती है वो आदत पालन में दवाइयों को होल्ड करके अपने पास रख लेते हैं कि आगे कुछ पड़ेगी तो हम उसको लगा लेंगे। मैं उनको वार्न करना चाहूंगा कि ये ड्रग बहुत ही टॉक्सिक ड्रग है, इससे अभी किडनी खराब हो सकती है और लीवर भी खराब हो सकता है। तो प्लीज ये होल्डिंग वाला सिस्टम बिल्कुल बंद कर दीजिए, विशेषज्ञों को ही इसका डिसाइड करने दीजिए। और रेमडेसिविर का जो अभी जो किल्लत इसलिए हो रही है, सडनली जो है डिमांड भी बढ़ी है और ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग बढ़ गई है। तो हमें किसी तरह करके इसको वापस नॉर्मल लाना पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है। हर स्टेट में उन्होंने गवर्नमेंट के नोडल ऑफिसर बना दिए हैं, उनके थ्रू ही दवाइयों को वितरण किया जा रहा है। मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद ये स्थिति सामान्य हो जाएगी। डॉक्टर अनूप, एक और बड़ा सवाल ये लगभग पब्लिक की नज़र में भी है, पब्लिक के सभी के दिमाग में भी, क्योंकि है ऐसा कि अगर थोड़े बहुत भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप हॉस्पिटल जाइए, वहां पर चेकअप कराइए, बार बार यही कहा जा रहा है। लेकिन लोगों को लगता है कि हम चेकअप कराएंगे, अगर कोरोना पॉजिटिव गलती से आ गए तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर इलाज होगा, अस्पतालों में जगह नहीं है और ज़्यादा बुरे हालात शायद उनके हो सकते हैं। क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए, मेरा इस समय सभी दर्शकों को अनुरोध है, अगर आपको सिम्टम्स हैं जो कि कोविड के सस्पिशन, जैसे कि फीवर है, आपको गला खराब है, तो इस समय जिस पॉजिटिविटी रेट भारत गुजर रहा है, आपको हर कोई फीवर सोर थ्रोट है तो उसको आपको कोविड को पहले रूल आउट करना पड़ेगा। तो इस समय आप टेस्ट करा सकते हैं उसको और अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए अगर आपको सिम्टम्स आते हैं। और जैसे मैंने बताया 85 से 90% लोग तो घर पर ही रहकर ठीक हो सकते हैं, तो पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको पॉजिटिव आ जाता है, आप अपने को आइसोलेट कर लीजिए, एक डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन पर जुड़े रहिए। बहुत सारे सेंटर्स आपको टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। आपको जरूरत है हाइड्रेशन का, वेल वेंटिलेटेड रूम में रहने का, थोड़ा खाना खाना है, आधा घंटा एक्सरसाइज करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, जिसमें प्रोटीन आप लेते हैं, कुछ मल्टीविटामिन और जिंक लेते हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन रहे। और इसके अलावा आपको अपना पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करते रहना है। ये चीजें अगर आप करते रहते हैं तो 90% लोग, जैसे मैंने बताया, कोविड के ऐसे ही घर में ठीक हो जाते हैं 6 से 7 दिन के बाद। जिन लोगों को सैचुरेशन ड्रॉप करता है, सांस फूलता है, चक्कर आने लग जाते हैं, या जैसे डॉक्टर ने बताया डायरिया बहुत बढ़ गया है और डिहाइड्रेशन बहुत बढ़ गया है, उन लोगों को, या वॉमिटिंग बहुत ज्यादा आ रही है, फीवर परसिस्ट कर रहा है, उन लोगों को हॉस्पिटलाइज होना है। इसका मतलब अगर सैचुरेशन 90 से ज्यादा ड्रॉप कर गया और ये सिम्टम्स हैं, तभी आप अस्पताल का रुख करें, अदरवाइज टेली कंसल्टेशन से घर पर ही आप इसका इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर सरवाल, आपका नजरिया सेकंड वेव को लेकर क्या कहता है? क्योंकि एक वक्त जो अभी मैं भी जिक्र कर रही थी, अक्टूबर नवंबर का जो वक्त था, उस समय लगने ऐसा लगा था कि कोरोना लगभग खत्म होने वाला है। क्या लग रहा है सेकंड वेव को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा देरी हो गई? क्या पहले इसके लिए इंतजाम कर लेने चाहिए था अगर अंदेशा था तो? डॉक्टर सरवाल कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझेंगे जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहे थे। अभी भी किसी को माइल्ड सिम्टम्स भी आते हैं
तो वो अपना जैसे फीवर, कोल्ड, कफ एंड डायरिया, वॉमिटिंग ये आते हैं, तो अपना RT-PCR टेस्ट कराए। RT-PCR इज सेंसिटिव टू द एक्सटेंट ऑफ 75 to 80%। अगर RT-PCR पॉजिटिव है फिर तो आइसोलेट हो जाइए। अगर बहुत ज्यादा गंभीर सिम्टम्स नहीं है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ हाई फीवर नहीं है और ऑक्सीजन आप सैचुरेशन मेंटेन कर रहे हैं, अगर आपका एक बार नेगेटिव आ गया, दैट डज नॉट एक्सक्लूड कोविड। तो आपको 1-2 दिन के बाद दोबारा अगर सिम्टम परसिस्ट करते हैं तो 1-2 दिन के बाद ज्यादा आना चाहिए और अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। ये तो स्प्रेड, ये एक सच्चाई है कि अभी तक कोविड के अगेंस्ट कोई मेडिसिन नहीं आई है, कोई इफेक्टिव मेडिसिन। रेमडेसिविर हेल्प करती है, प्लाज्मा थेरेपी हेल्प करती है, पर ये कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, वैक्सीनेशन आई है जिससे कि 70 to 80% प्रोटेक्शन है। मैं सबसे ये विनती करूंगा कि आप वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए, किसी भ्रम में ना आइए। हमने 2 महीने पहले दूसरी डोज भी लगवा ली थी, डॉक्टर्स ने जनवरी में लगवाई, फरवरी में लगवाई। और आम जनता को भी अब तो 1 मई से 18 साल से ऊपर लोगों के लिए ओपन कर रही है गवर्नमेंट, और दूसरी वैक्सीन भी आ रही है, जरूर लगवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर तभी निकलें जब आप मास्क लगा लें। बहुत शुक्रिया राजधर में। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। जो ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਖਾਏ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਭਟਕ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, घर घर नौकरी का एक नारा सी साडा इलैक्शन के दौरान, वो असी उस दे मुताबिक चल रहे हैं। और खुशी की गल यह है कि पहले साल जब असी पहला मेला किया 5% प्लेसमेंट हुई सी, फिर असी 16%, फिर 21% और हुण 55% ते असी पहुंचे हुए हैं। घर घर रोजगार उत्पत्ति विभाग ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਕਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ 808 ਯੂਥ ਡੇਲੀ ਐਵਰੇਜ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ 1000 ਹੈ ਕਿ ਡੇਲੀ 1000 ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹੀ ਜੋ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स और इंडस्ट्रीयल प्लेसमेंट्स ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6 ਮੇਲੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਵਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਹਰ ਘਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਹਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ VLEs ਹੈਗੇ CSC ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। BDPO ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਡੈਸਕ ਖੋਲੀ ਇਸੀ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ BDPOs ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ITIs ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਨ ਸਟਾਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇ ਵੱਡੇ EMPLOYERS ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੈਜੂਸ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਲੇਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ITI ਪਾਸ ਆਊਟਸ, ਨਾਰਮਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ, BCAs, BTECs, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ ਪਲਾਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੌਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੌਬ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਲਈ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੇਲਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਡਸ ਟੈਕਨੋ ਪਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਰੀਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਬਚੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟੇਗਾ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰਨ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਹੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 25 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। 18 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ। ਕਈ ਲੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਿਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, 4 ਲੱਖ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਸ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 EMPLOYEE ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਲੋਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਸਕੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਾ ਅੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਕੇਜ 2,88,000। ਗਿਆਨੀ ਜਲ ਸਿੰਘ ਕੈਂਪਸ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦੀ ਬੀਟੈਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੱਧ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਕੋਪ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਕੋਪ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ BA ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭਵਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਿਪਲਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੈਕੇਜ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 6ਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਤੇ जॉब कर रहे हैं तो मैं बहुत खुश हाँ। इसलिए पंजाब सरकार का बहुत धन्यवाद करता इन रोजगार मेलियां के लिए। मैं बहुत खुश हूँ जी। मैंने शुभम जटाना जो मेरा बेटा है, इसको थोड़ी सी हियरिंग प्रॉब्लम है, तो इसकी कोरोना की वजह से ये जॉब चली गई थी, तो इसके लिए फिर मैंने अखबार में मैडम का पढ़ा के नौकरी वगैरह लगवा रहे हैं, प्लेसमेंट ऑफिसर जो है मोहाली के। तो इन्होंने के पास में आया, इन्होंने मेरी बहुत मदद करी और जॉब के लिए बेटे को इंटरव्यू अरेंज कराया। तो वहाँ पे बेटे ने जो इंटरव्यू में काम था वो सही किया और उन्होंने उन बेटे को शुभम को जॉब पे रख लिया। मैंने मैडम जो हैं प्लेसमेंट अफसर और बाकी के जो अधिकारी हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और पंजाब गवर्नमेंट का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इनका हमेशा ही शुक्रगुजार रहूँगा। ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਰਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ PCS ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ DSP ਹੈ, टीचर है, टैक्नीकल एजुकेशन के टीचर हैं, पटवारी हैं, हर तरह दी नौकरियां जिहड़ियां असीं सरकारी तौर ते लगातार हुण कढणियां शुरू कर दित्तियां। इस साल असीं 1 लाख नौजवान रखना है ते सब तो बड़ी गल यह है कि एक गल तय है कि जिहड़ा 1 लाख नौजवान असीं हुण रखण जा रहे हैं, इहदे विच किसी तरह दी पक्षपात जां कोई पुल पुछ नहीं चलना, किसी तरह दी करप्शन नहीं चलनी, सिर्फ ते सिर्फ मैरिट ते ऐसी नौकरियां देनियां। ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਊਰੋਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ EMPLOYER ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿਲਡ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ PSDM ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਥੀ, ਵਰਚੁਅਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ them। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਜੂਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ CTC ਹੈ 10 ਲੱਖ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਥਰੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ एवरीवन हु हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स टू मी ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ them। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਔਸਤਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1100 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज,